हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्मिनोलॉजी के बारे में। और इसके अंदर लगभग 6 से 7 टर्म्स के बारे में आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया जा चुका है। नंबर 8 पे आज हम डिस्कस करेंगे अगली टर्म्स के बारे में, जिसमें नंबर 8 पे आएगा आपका अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसको बोलते हैं हम अप्रवर्तनीय अनुबंध। देखो, जैसा कि आपको पढ़ाया गया है कि कोई भी जो एग्रीमेंट है अगर वो एनफोर्स्ड बाय लॉ होता है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, ठीक है। लेकिन ये अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को राजनियम द्वारा, लॉ द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया सकता, एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। तो कुल मिला के ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और फिर इसका नाम कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों है भाई? जब ये एनफोर्सेबल ही नहीं है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट नाम क्यों दिया गया? इसको हम एग्रीमेंट भी तो बोल सकते थे। तो मैं आपको बता दूं, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ टेक्निकल डिफेक्ट होते हैं, टेक्निकल डिफेक्ट। और उन टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बनने से रह जाता है। और ऐसी कंडीशन के अंदर जो टेक्निकल डिफेक्ट होता है, उस टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कराया सकता, यानी कि वो लीगल आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अब ये टेक्निकल डिफेक्ट कौन सा हो सकता है? जैसे इसमें अपने स्टाम्प नहीं लगाया, या किसी विटनेस के साइन नहीं हुए, ठीक है, या फिर कोई जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है उसकी सील नहीं लगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, इन चीज़ों को हम लीगल फॉर्मेलिटीज़ कहते हैं। और इन लीगल फॉर्मेलिटीज़ की एब्सेंस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड नहीं माना जाता। लेकिन अगर हम इन फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर लें, यानी कि जो स्टाम्प लगना है वो स्टाम्प लगा दें, जिस विटनेस के साइन होने हैं वो साइन करवा लें, या जो अथॉरिटी है वो उस पर अपनी सील, साइन या मोहर वगैरह लगा देती है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको आगे एनफोर्स करवाया जा सकता है, उस पर आपको एक वैलिडिटी या वैलिड मिल हो जाता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ जो टेक्निकल इफेक्ट, जो आपका डिफेक्ट है, इसको रिमूव करके, इसको हटा के हम उसको एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। लेकिन वो तब तक एनफोर्सेबल रहेगा जब तक कि उसमें टेक्निकल डिफेक्ट बना रहेगा। क्लियर? तो इस तरह से आपका नंबर 8 पर जो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट को स्पष्ट अनुबंध कहते हैं। स्पष्ट अनुबंध, देखो एक्सप्रेस का आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सप्रेस मीन्स एक्सप्रेस इन वर्ड्स, यानी कि जिसके अंदर, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी की सारी टर्म्स, कंडीशंस, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इन वर्ड्स प्रेजेंट हुई हैं, यानी कि या तो जो पार्टीज़ हैं उन्होंने बोलकर या उन्होंने रिटन फॉर्मेट में ये चीज़ें की हैं। प्रपोजल रिटन फॉर्मेट में दिया गया है, एक्सेप्टेंस रिटन फॉर्मेट में आई है, लिखित रूप में आई है। अगर हम इसको वर्ड्स में बोलें तो आपने उच्चारण करके मुंह से उसका प्रपोजल रखा है, ऑफ़र रखा है, और सामने वाले ने भी हाँ में या ना में अपनी फीडबैक दिया है, तो उस कंडीशन में उसको आप क्या मानेंगे? एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर सारी नियम व शर्तें, प्रस्ताव, स्वीकृति, यानी कि जो भी चीज़ें इसके अंदर होती हैं वो सब लिखित या मौखिक रूप से शब्दों का प्रयोग करके क्या की जाती हैं, स्पष्ट की जाती हैं, उसे आप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्लियर? नंबर 9 पे हम डिस्कस करेंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को गर्भित अनुबंध कहते हैं। गर्भित अनुबंध, देखो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है गर्भित अनुबंध, और गर्भित अनुबंध का मतलब क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट, एक्सप्रेस का जो जस्ट अपोजिट आपका व्यू आएगा वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का आएगा, गर्भित अनुबंध का आएगा। इसके अंदर क्या होता है, आप एक्सप्रेस नहीं करते,
यानी कि जो प्रपोजर होगा, जो ऑफरर होगा, जो प्रस्तावक होगा, वो अपने ऑफर को, प्रपोजल को अपने कंडक्ट से, अपने एक्ट से करेगा प्रेजेंट। यानी कि उसने कुछ कहना नहीं है, उसको कुछ लिख के नहीं देना, और सामने वाला हमारे कंडक्ट से, हमारे व्यवहार से ही समझ जाएगा कि हम कुछ ऑफर कर रहे हैं। क्लियर? और सामने वाला एक्सेप्टेंस भी अपनी बोल के या लिख के नहीं देगा, बल्कि उसने क्या किया, उस व्यवहार को समझ के अपनी एक्सेप्टेंस दी। तो उसको हम क्या मान रहे हैं, गर्भित अनुबंध मान रहे हैं। भाई जैसे मान लो आपको अपनी सिटी से किसी दूसरी सिटी में जाना है, और आप बस स्टॉप पे या किसी ऐसे जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होता है। तो आपने क्या किया, एक बस को ऐसे रोकने के लिए ऐसे इशारा किया, हाथ दिया। तो आपने कुछ बोला थोड़ी है ना, आपने कुछ लिख के दिया है। तो यहाँ पर बस वाले ने बस रोकी, तो आप उसमें क्या हो गए, उसमें चढ़ गए हैं, और आपका जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गया आपके डेस्टिनेशन के लिए। तो आपके बीच में कुछ भी बोला नहीं गया, लेकिन एक अनुबंध स्टार्ट हो चुका है। डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, किसकी, बस ऑपरेटर की। और आपकी जो लायबिलिटी है वो बनती है उसको फिक्स फ्रेट पेमेंट करने की, फिक्स भाड़ा देने की, जो उसका रीजनेबल बनता है, जो उसका पहले से फिक्स है। तो ये आपके बीच में क्या बन गया, एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एंटर हो चुके हैं। इसके अंदर आपके कुछ अधिकार, कुछ दायित्व बनेंगे। यानी कि अगर मान लो वो बस ऑपरेटर आपकी तरफ से कोई आपके अगेंस्ट या कोई किस तरह का मिसबिहेव करता है, तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। या आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलती है जैसा आप डिजर्व करते हो, उस चार्जेस के अंदर वो नहीं मिलती है, तो आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती हैं। यानी कि इसके अंदर बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, आप एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक अनुबंध में एंटर हो जाते हो, केवल अपने व्यवहार के थ्रू। क्योंकि आपने उस तरह से अपने व्यवहार को प्रेजेंट किया कि सामने वाले को लगा कि आप प्रपोजल रख रहे हैं, उसने अपने व्यवहार से आपको स्वीकृति दी, और आप क्या हो गए, अनुबंध में बन गए। क्लियर? तो उसको बोलते हैं यहाँ पे क्या, गर्भित अनुबंध। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 10 पर, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी से हम आगे इनके प्रोविजंस के बारे में और आगे लेक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे ढंग से। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को अर्ध अनुबंध कहते हैं। ये क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें बता दूं मैं आपको, जैसे कि मेनली आपने पढ़ा है कि एक होता है प्रपोजल और एक होता है एक्सेप्टेंस, और इसको करते हैं अपन एनफोर्स्ड बाय लॉ, और तब जाके बनता है हमारा क्या, कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा ही पढ़ा है हमने। मतलब मिनिमम कितनी है, 2 पार्टीज़ हैं, दोनों मिलके एक एग्रीमेंट करेंगे, उस एग्रीमेंट को एनफोर्स कराया जाएगा, तो लीगलिटी बन जाएगी, लीगलिटी बन जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का सीन थोड़ा अलग है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी पार्टी अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती ही नहीं है। यानी कि ना तो कोई प्रपोजल रखेगा, ना कोई एक्सेप्टेंस रखेगा, और इस पर जो ऑब्लाइगेशन क्रिएट किया जा रहा है, जो इम्पोज किया जा रहा है, वो करेगा कौन, लॉ। यानी कि मैं एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी हो गया, मुझे पता नहीं चला। अब आप कहोगे सर ये तो इम्प्लाइड या गर्भित जैसा लग रहा है, लेकिन अभी रुको यहाँ पे। इसमें मेरे जो ऑब्लाइगेशन है वो मैं पूरे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको पूरा करने के लिए मुझे क्या किया गया, प्रेशराइज किया गया है। किसके थ्रू, कोर्ट के थ्रू, लॉ के थ्रू। तो उससे क्या होता है, अपने आप ही जो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल लेंगे हम। जैसे एक बंदा है राकेश और एक बंदा है रमेश, इन दोनों के घर कैसे हैं, बिल्कुल पास पास ही है। ठीक है, रमेश ने क्या किया, एक गैस सिलेंडर का बुकिंग किया, और गैस सिलेंडर का जब बुकिंग किया था तो उस बुकिंग वाले ने, जो बंदा डिलीवर करने आया, उसने वो गैस सिलेंडर कहाँ कर दिया, राकेश के घर पे डिलीवर कर दिया। बाई मिस्टेक राकेश के घर पे क्या हो गया, सिलेंडर डिलीवर हो गया है। राकेश ने उस सिलेंडर को हाथों हाथ ही यूज़ ले लिया। अब हाथों हाथ यूज़ ले लिया तो पेमेंट तो कट गया कहाँ से, रमेश के यहाँ से, और फ़ायदा मिला किसको, राकेश को मिला। भाई ऐसी कंडीशन में यहाँ पर रमेश की कंप्लेंट पर ध्यान रखेंगे हम,
रमेश की कंप्लेंट पर उतना पेमेंट करने के लिए राकेश को रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा, क्योंकि इसने सिलेंडर यूज़ किया है भाई, इसने उतने पैसे का फ़ायदा उठाया जबकि पेमेंट किया ही नहीं। तो अगर ये चीज़, अगर ये बातें कोर्ट में जाती हैं, अगर इस पर जजमेंट दिया जाता है, तो जजमेंट ये होगा कि राकेश जो है वो एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो गया है और उसकी तरफ से लायबिलिटी बनेगी और वो लायबिलिटी देनी ही पड़ेगी यहाँ पर। यानी कि जो आपके लायबिलिटी है वो किसने इम्पोज की है, किसने बताई है आपको? लॉ ने बताई है। तो आप लॉ की तो मानते ही हैं, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, जो उसके पेमेंट है वो आपको रमेश को करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? भाई इन दोनों को तो अपने एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं है, ना किसी ने ऑफर रखा ना किसी ने एक्सेप्टेंस दी, तो इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इसका और इसका क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन इसने डिलीवरी दे दी यहाँ पे, अब यहाँ पे डिलीवरी दे दी, इसने इसको यूज़ कर लिया, तो ये थर्ड पार्टी जो है ये इसकी जिम्मेदार होगी। और जिम्मेदार क्यों होगी? क्योंकि कोर्ट कह रहा है और कोर्ट की तो माननी पड़ती है। तो लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब थर्ड पार्टी को आप इसके लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि आपको ये करना ही है, तो इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माना जाता है। यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ना तो कोई ऑफर है, ना कोई प्रपोजल है, ना कोई किसी तरह का एक्सेप्टेंस है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपके लीगल ऑब्लिगेशन है वो इम्पोज किया रहे हैं, किसके द्वारा? लॉ के द्वारा किसी पार्टी पे, तो उसको आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काउंट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट को निष्पादित अनुबंध कहते हैं। देखो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्जीक्यूटेड मतलब कंप्लीट किया जा चुका है। जिस कॉन्ट्रैक्ट में उसका जो परफॉर्मेंस है, भाई देखो बात यह है कि ए एंड बी दो पार्टी हैं, इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ इसे करनी है और एक चीज़ इसे देनी है, मतलब दोनों की तरफ से कुछ देना लेना है। तो ऐसी कंडीशन में जब इन्होंने दोनों ने अपने अपने जो ऑब्लिगेशन हैं वो पूरे कर दिए हैं, उनकी तरफ से कुछ भी काम करना बाकी नहीं है। भाई जैसे मान लो ये तो एक मकान मालिक है और ये एक पेंटर है। मकान मालिक ने पेंटर से कहा कि भाई तुम्हें मेरा पूरा मकान पेंट करना है, उसके बदले में आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। अब पेंटर ने क्या किया? पूरा मकान पेंट कर दिया। क्लियर? और इसने 10,000 रुपये का पेमेंट भी ले लिया इससे, तो अब दोनों की तरफ से कुछ भी लेना देना बाकी है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो समझेंगे कैसे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों पार्टीज़ की तरफ से जो भी परफॉर्मेंस की जानी है, जो भी पेमेंट किया जाना है, वो सब कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी भविष्य के लिए लेना देना बाकी नहीं है। उसे हम क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटेड पर आपका कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ चुका है। एग्जीक्यूटेड का मतलब कंप्लीट खत्म हो गया है आपका, अब कुछ भी करना बाकी नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है निष्पादनीय अनुबंध। निष्पादनीय अनुबंध कौन सा होता है? एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी का मतलब है जिसमें अभी परफॉर्मेंस बाकी है, चाहे दोनों पार्टी की मान लो चाहे एक पार्टी की मान लो, मतलब उसे हम परफॉर्मेंस बाकी मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? वापस से ए मकान मालिक, बी पेंटर। मकान मालिक ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि भाई दिवाली आ रही है, मकान पेंट करना है। इसने कहा सर जी 10,000 रुपये लगेंगे। क्लियर? इसने 1,000 रुपये इसको क्या दे दिए? एडवांस में दे दिए। इसने क्या कर दिया? पेंट कर दिया। बाकी 9,000 अभी पेमेंट करना बाकी है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा माना जाएगा? एग्जीक्यूटरी, क्योंकि अभी इसमें एक पार्टी की तरफ से अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना बाकी है, अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, यानी कि अभी इसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, इसलिए इसको एग्जीक्यूटरी आप कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्लियर? तो इस तरह समझ में आ रहा है भाई। एग्जीक्यूटेड में तो दोनों ने अपना अपना काम कर दिया था, एग्जीक्यूटरी के अंदर एक पार्टी ने कर दिया, एक का बाकी है, या दोनों का ही कुछ कुछ बाकी है, थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्लियर?
नेक्स्ट आपका अगला आएगा इसके अंदर नंबर 14 पर बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? इसको हम द्विपक्षीय अनुबंध कहते हैं। द्विपक्षीय अनुबंध। देखो बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का मीन होता है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेती हैं, लेकिन दोनों की तरफ से ही जो परफॉर्मेंस किया जाना है, जो काम किया जाना है, जो प्रॉमिस पूरा किया जाना है, वो उन्होंने करने का जो एक आश्वासन दिया, एक एश्योरिटी दी है इस चीज़ की कि हम फ्यूचर में ये काम करेंगे। यानी कि दोनों की तरफ से ही, ध्यान रखेंगे हम, दोनों की तरफ से ही जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा चुका है और दोनों ने ही एक दूसरे को ये प्रॉमिस किया है कि मैं फ्यूचर में ये काम करूँगा और वो कह रहा है मैं फ्यूचर में पेमेंट करूँगा, यानी कि दोनों के दोनों जो पार्टी हैं वो अपना अपना परफॉर्मेंस फ्यूचर में एक लंबे समय के बाद करेंगे, यानी कि दोनों का ही काम बाकी है, तो उसको आप बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट या द्विपक्षीय अनुबंध के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपने 7 टर्मिनोलॉजी के बारे में आप पढ़ा है। इस चीज़ के बारे में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे कुछ टर्मिनोलॉजी और हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।